गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड यानी कि इस आपका ये चैप्टर सेकंड है, उसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 12। यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं आपसे, यहाँ पर हम बात करेंगे रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि आपने इसके पहले देखा था, हमने आपको पढ़ाया था कि हम इस एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के लगभग 9 लेक्चर 10 लेक्चर 11 करके 12 करके हम लास्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। तो आज ये जो 12th लेक्चर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, इसमें हमें ये पढ़ना है कि हमारे डेली लाइफ में, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में पीएच को किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है और आपको जानकारी भी बहुत इसमें मिलने वाली है कि जो पीएच है, यानी कि पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है। यानी कि हम कहते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या योगदान है, पीएच का रोल क्या है, कैसे हम पीएच के बारे में जान पाते हैं, पीएच के बारे में हम क्या समझते हैं। इस तरह के तमाम विषयों पर हमें बातचीत करनी होगी। तो चलिए पीएच के इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का रोल क्या है। तो ये टॉपिक है आज का कि रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पहला रोल, सबसे पहला रोल आप समझिए कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का सबसे पहला रोल क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि पीएच इन आवर टूथ डिके, यानी कि सबसे पहला है, एक तो हम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ सकते हैं, कॉज ऑफ टूथ डिके पढ़ सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला रीजन समझिए, यानी कि पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अच्छा रोल है, यानी पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सबसे पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया पीएच इज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी हमारे दांतों का खत्म होना, या दांतों में जैसे लगते हैं, लोग कहते हैं कीड़े लग गए या दांत टूट जा रहे, दांत खराब हो जा रहे, इसके पीछे पीएच का एक अच्छा रोल है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो, आप मेरिट डिमेरिट दोनों होती हैं हर चीज की, तो उसी तरह इसमें भी पीएच का एक रोल है। अगर हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम तीसरे टॉपिक पे क्या पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। यानी कि दूसरे के बाद तीसरे टॉपिक पे हम जाएंगे। पहला टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा टॉपिक है पीएच इज द कॉज ऑफ टूथ डिके, और तीसरा है पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और चौथा जो बात है वो बातचीत ये है बेटा कि सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अगर हम कहते हैं कि पीएच के थ्रू हम सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, इस पर भी हमें बातचीत करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पीएच के रिस्पेक्ट में हम इसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो जरा इस पे बात करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और इसको कैसे पढ़ा जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। हम उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, और चैप्टर काफ़ी दिनों से चल भी रहा है, आप ये देख भी रहे हैं। तो हम लोग इसी में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं, यानी कि रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का रोल क्या है। यानी हम कहते हैं रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि पीएच का रोल हमारे डेली लाइफ में क्या है, हमारी दैनिक जीवन में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो जी रहे हैं, इसमें क्या पीएच का रोल है। क्या पीएच के बेसिस पर हम कुछ समझ पाते हैं, क्या पीएच के बेसिस पर हम कुछ पढ़ पा रहे हैं, तो इसी बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। पीएच का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था बेटा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, इसी के बेसिस पर हम स्ट्रेंथ की बात करते थे। तो हम पीएच के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कि सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि पीएच का जो रोल हम देखने जा रहे हैं, तो पहली बात ये हो गई पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हम अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पीएच का दूसरा रोल ये है पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि दांतों का गिर जाना, इसमें भी पीएच का रोल है। दूसरा है पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीएच का रोल प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं तो प्लांट्स में पीएच का क्या रोल है बेटा, और एनिमल्स में क्या रोल है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस एक इसमें और टॉपिक है कि प्लांट्स और एनिमल्स
सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये लास्ट टॉपिक हो गया। हम समझेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल्फ डिफेंस पीएच के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, ये हमें मेन बात करनी है। अब जरा गौर से सुनना, ये तो टॉपिक हो गया। अभी हम आपको बहुत सारे ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे जहां पर आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर के सुनिए और हमारे साथ डिस्कस करिए पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज की इस क्लास में जो सबसे मेन टॉपिक है वह ये है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। तो हम पढ़ रहे हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारा जो डाइजेशन है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें पीएच का रोल क्या है, यही हमें मेनली डिस्कस करना। अब जरा ध्यान से सुनना, हमें पता है कि हमारा जो पेट है, हमारे पेट में क्या होता है, एसिड होता है, ये बात हमें पता है। यानी कि हमने अगर 10th में पढ़ा होगा बायो के अंतर्गत तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि सेक्रीशन होता है तो उसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है ना। उसके बाद आप उसमें म्यूकस लेयर के बारे में पढ़ते हो। अगर हमने कहा कि उसमें एसिड पाया जाता है तो बेटा एसिड का काम क्या है, वो कहता है कि उस सिस्टम को वो एसिडिक बनाता है जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपरली हो पाता है, यानी आसानी से डाइजेशन हो सके, इसलिए हम एसिड का रोल ये समझते हैं। और दूसरा रोल ये है कि जो भी फूड मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, वो फूड मटेरियल अगर हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया कोई भी ऐसा चीज पाया जाता है जो हमारे लिए हानिकारक है तो वह एसिड जो हमारे पेट में प्रेजेंट है वो उसको क्या करता है, खत्म करता है। यानी कि ये तो एसिड की अच्छाई हो गई है ना। एसिड की अच्छाई तो कुछ इस प्रकार से हो गई, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर यानी कि हमारे स्टमक के अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए, एसिड की मात्रा बढ़ जाए यानी कि एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। फिर से सुनना, अगर एसिड की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है तो उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। अब अगर एसिडिटी हुई तो जो म्यूकस लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देती है, और बेटा अगर वो लेयर डिस्ट्रॉय होगी तो ऐसी केस में क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे वहां पर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, जलन होने लगेगी, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, यानी पेट में जलन होने लगेगी। ऐसा कुछ पाया जाता है जब एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्या है, एसिडिटी का ओवरऑल मीनिंग यही है कि जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, यानी कि हमारे डाइजेशन के लिए जितना एसिड रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा अगर एसिड हमारे पेट में हो जाता है तो इसका मतलब हमारा पेट क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। और अगर पेट एसिडिक इन नेचर हो गया तो ऐसी केस में हमें जलन होने लगती है। और जानकारी के लिए बता दें कि यही क्या होता है बेटा, अगर इसका लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपने पेप्टिक अल्सर के बारे में भी सुना था, वो भी बीमारी यहीं से उत्पन्न होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे एसिडिटी ज्यादा बढ़ रही हो, यानी कि अगर जिसे कब्ज कहते हो शुद्ध शब्द में, अगर एसिड हमारे पेट में ज्यादा हो गया तो हमें किसी बेसिक सॉल्यूशन को पीना चाहिए। अब जरा समझना, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई तो हमें बेसिक सॉल्यूशन लेना चाहिए। जैसे आपने सुना इनो पीते हैं लोग ना, 10 रुपए का एक पाउच खरीद के ले आते हैं और उसको पानी में मिलाते हैं, उसका घोल बनाते हैं और पी जाते हैं। वो क्या है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटा, MgOH का होल ट्वाइस। और MgOH का होल ट्वाइस यानी कि अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो हमारे पेट में क्या हुआ, एसिड बना और उसमें हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो एसिड बेस का रिएक्शन हुआ और न्यूट्रलाइजेशन होगा। देखिए केमिस्ट्री इन आवर पेट, कितना आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि हमारे पेट में एसिड बना, हमने उसमें क्या किया, किसी बेस का ट्रीटमेंट कराना। अच्छा, एक बात हम बहुत समय से सोच रहे हैं और हम हर क्लास में डिस्कस भी करते हैं आप लोगों से बच्चों, एक बात ये सोचो कि अगर हमारे पेट में एसिड बन रहा है तो हमें बेस का इनहेल करना है, यानी बेस को इनटेक करना है, ना कि एसिड को, है ना। जैसे हमारे पेट में अगर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और उस केस में अगर हम सिट्रिक एसिड, जैसे आपने सुना होगा नींबू पानी में निचोड़ कर लोग पीते हैं, तो गैस बनने पर यह थोड़ा ना पिया जाता है। अगर गैस बनने पर ऐसा आप पिएंगे तो हमारे पेट में एसिड है और अगर हम उसको फिर से पीते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कार्बोनेटेड वाटर होता है, यानी कि आप कह सकते हो कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक में। अब किसी को अगर एसिड मानी पेट में गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, और अगर वह कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो क्या उसको आराम मिलेगा, क्या नहीं। लेकिन हाँ, हम ये सोचते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो हमें आराम हो जाएगा, नहीं होता बेटा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर होता है और हम जो हमारे पेट में क्या है, हमारे पेट में गैस है ना, तो हमें किसी बेस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब एक घरेलू उपचार हम बताते हैं आपको। घरेलू उपचार में जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हम सभी लोगों के घरों में बेकिंग सोडा पाया जाता है।
बेकिंग सोडा जो अभी इसके पीछे क्लासेस में बताया था, बेकिंग सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो वह एक बेसिक नेचर का होता है। अगर उस बेसिक सॉल्ट को आप ले लेते हैं और उस बेसिक सॉल्ट को आप पानी में मिला करके पी लेते हैं, जैसे घर में बेकिंग सोडा पाया जाता है, लेकिन घर में कोई इसका नाम बेकिंग सोडा नहीं जानता, घर में इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है ना। और इस खाने वाले सोडे को हम क्या करते हैं, हम आटा गूंथते समय पूड़ी बनाना होता है तो उसमें मिला देते हैं, और अगर ऐसा हम करते हैं तो होता क्या है, पूड़ी बड़ी मुलायम गद्देदार पावरोटी जैसी हो जाती। क्यों? ब्रेड में क्या होता है, यही बेकिंग सोडा ही तो मिला होता है। केक में क्या होता है, यही सब चीजें, जितनी भी फूली हुई चीजें आपको दिख रही, जिसको कंप्रेस कर पा रहे हो आप, यानी कोई सॉलिड मटेरियल जो कंप्रेस हो जा रहा है, जो आप खाने में यूज कर रहे हो, उसमें बेकिंग सोडा पाया जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, इसमें CO2, जब हीट करते हैं CO2 बाहर निकलती है, इसलिए पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। तो हमने ये कहा कि हम बेकिंग सोडा अगर इनटेक कर ले तो बेसिक नेचर का होता है और वो हमारे पेट में बने एसिड के साथ ट्रीट होगा और सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। इसका मतलब हमारे पेट में जो एसिडिक नेचर जनरेट हुआ है वो सही हो सकता है, और वो सही कब होगा, जब हम किसी बेस का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो हमें यह समझना होगा कि हमें ट्रीटमेंट किसका करना है, यानी कि अगर हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हमें किसी बेसिक सॉल्यूशन को इनटेक करना है, ना कि एसिडिक सॉल्यूशन को इनटेक करना है। अब एक बात आपको ये पता हो गई होगी कि हमें बेसिक सॉल्यूशन में जो हमारे डेली लाइफ में है, मीठा सोडा जिसे आप खाने वाला सोडा कहते हैं, 1 चम्मच उसको पानी में मिलाइए, उसका घोल बनाइए और आप उससे पी जाइए थोड़ा थोड़ा करके, वह आपको काफी हद तक रिलैक्स कर सकता है ना। तो कोई भी ऐसा बेसिक सॉल्यूशन पीजिए जो हमारे एसिड को, हमारे पेट के अंदर हुई एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो काम हमें ये करना है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पीएच का रोल है वो कुछ इस प्रकार से था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आज से गैस बनने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, गैस बनने के बाद नींबू पानी नहीं पिएंगे, तो इन सब पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी है और ये बेसिक सॉल्यूशन से जाएगी। तो इनो जो हम पीते हैं वह बेसिक सॉल्यूशन होता है, किसी वीक बेस को पीना है। अब ये नहीं कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना के पी ले, अगर बेटा वो पी लिया तो फिर ये सब निपट जाएगा। कोरोसिव नेचर का होता है ना, स्ट्रांग बेस है, और आपको पहले भी बताया स्ट्रांग बेस का ट्रीटमेंट हम अपने बॉडी में नहीं करते। अगर HCl यहाँ पर जनरेट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन पेट के अंदर हो रहा है, तो उसे वीक बेस से ट्रीट करिए। आप ऐसा नहीं कि आप स्ट्रांग, अब आप कहोगे कि नहीं हम तो फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़े हैं, हम तो सॉल्ट के बारे में न्यूट्रल सॉल्ट पढ़े हैं, है ना, तो न्यूट्रल नहीं करना है, इसको एसिडिक सॉल्ट बनाना है। तो आप वीक बेस से ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट होगा यानी जो नेचर होगा पेट का वो एसिडिक रहेगा, लेकिन जो एक्सेस एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने बेसिक कर दिया, न्यूट्रल कर दिया तो भी तो वर्क नहीं होगा, डाइजेशन रुक जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला रोल था इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर पेट में बना एसिड हम बेस से ट्रीट करते हैं। यानी इसका क्योर क्या है, यानी कि हम हाउ टू क्योर, तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक सॉल्यूशन। यानी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन का यूज करेंगे तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी किसी बेसिक सॉल्यूशन का यूज करके हम इसे क्योर कर सकते हैं, यानी हम इसे आसानी से सही कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारी इसकी बात कि हम अगर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल क्या है, जो हम आपको बता रहे थे। दूसरी बात हम करते हैं, सेकंड टॉपिक इसमें आता है, पीएच is the cause of tooth decay। ठीक है, दांतों का क्षरण जाना, यानी कि दांत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पार्ट वाइज ब्रेक हो रहा है दांतों का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल सुनते होंगे, समझते होंगे, हमारे भारत में तमाम लोगों को दांतों की प्रॉब्लम होती रहती है। अगर किसी को दांत की प्रॉब्लम होती, जैसे कुछ लोग कहते हैं दांत में कीड़े लग गए हैं, है ना, किसी का दांत खत्म होने लगा, किसी का मसूड़ा कम होता जाता है, दांत उससे बाहर निकलने लग जाता है ना। कोई जैसे तंबाकू खाता है तो तंबाकू जिस कॉर्नर पर रखेगा, ये बात आप जान लीजिए, तंबाकू जिस कॉर्नर पर रखेगा, ऊपर साइड आइड कहीं पर भी रखेगा, वहां का मसूड़ा उस दांत को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बेटा केमिस्ट्री कहती है कि जितने भी सब्सटेंस एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक का मतलब जिसमें स्मेल पाई जाती है, ठीक है, अभी आप एरोमेटिक में बस इतना ही समझिए, जो रिंग पर बेस्ड होते हैं जिसमें स्मेल पाई जाती है, वो सभी सब्सटेंस
क्या होते हैं, वो कार्सियोजेनिक इन नेचर होते हैं। कार्सियोजेनिक मतलब वो कैंसर कॉजिंग नेचर के होते हैं। तो जो स्मेल बेस्ड सब्सटेंस आप जैसे गुटखा हो गया, पान हो गया, ये जितनी भी चीजें आ रही, जो भी नशीले पदार्थ आ रहे हैं जिसमें स्मेल पाई जाती है, उनके अंदर कार्सियोजेनिसिटी पाई जाती है, फ्यूज्ड रिंग होती हैं, और वो क्या करते हैं, वही कैंसर कॉजिंग सेल्स को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग है उसको आप समझिए। यानी जितने भी एरोमेटिक सब्सटेंस है जिसमें स्मेल है, एरोमा, एरोमा मतलब होता है स्मेल, उनके अंदर कार्सियोजेनिक नेचर पाया जाता है, यानी वो कार्सियोजेनिसिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और जब वो हमारे किसी सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो सेल को कार्सियोजेनिक की नेचर बना देते हैं, यानी वहां से कार्सियोजेनिक सेल बनने लगती है। कार्सियोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग सेल्स का जर्मिनेशन होना शुरू होता है। तभी तो लोगों को जो भी इस तरह का सेवन करते हैं उन्हें कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, ड्यू टू द रीजन ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है, केमिस्ट्री ही रीजन है, क्योंकि कार्सियोजेनिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। अब एक छोटा सा सवाल ये है बेटा कि जैसे हमारे दांत है ना, हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके सोइए, है ना। सुबह में बताया जाता है कि उठने के बाद ब्रश करिए, है कि हमें अपने दांतों की रख रखाव, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है और हमारा मानना भी है। लेकिन हम सोचते हैं कि डॉक्टर यार ये ऐसे बताते रहते हैं, कौन रात को खाना खाने के बाद ब्रश करेगा। अगर खाना खाने के बाद ब्रश कर लेंगे तो फ्रेशनेस आ जाएगा, फ्रेशनेस आएगी, ताजगी मिलेगी, तो हम सो कैसे पाएंगे। इस तरह के तमाम सवाल हमारे जहन में आने लगते हैं, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चंस हमें दबा देते हैं और हम फिर खाना खाने के बाद ब्रश नहीं कर पाते। हम जब खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, ब्रश का एक्चुअल मीनिंग था कि जो दांतों में ग्लूकोज के पार्टिकल्स फंस गए, यानी कि जो सुगरी सब्सटेंस दांतों में हमारे फंसे, जैसे रोटी है उसमें शुगर पाया जाता है, जो भी आपने खाना खाया वो दांतों में कहीं ना कहीं फंसा तो रहेगा ही। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप ब्रश करके उस सुगरी सब्सटेंस को बाहर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में है, जब हम रात को खाना खा के सो जाते हैं तो वो जो सुगरी सब्सटेंस हमारे दांतों के बीच में फंसा होता है, उसमें क्या होता है, वो सुगरी सब्सटेंस जो हमारे दांतों के बीच में फंसा होता है बेटा, उसको वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल है, वो बैक्टीरिया उसे धीरे 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 खाना शुरू करते हैं, यानी कि उसको खाते हैं। और जब वो खाते हैं तो इससे एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर हैं, वो हमारे माउथ के सुगरी सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, वही उनका फूड होता है और उससे एसिड का सेक्रीशन होता है। अब एसिड हमारे माउथ में बन गया, हमारे मुंह में एसिडिक नेचर जनरेट हो गया। अब हमारे दांतों के चारों तरफ जाकर एसिड इकट्ठा हो जाता है, यानी दांतों में पूरा लपेट लेता है, लग जाता है एसिड। तभी देखिए सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा मुंह अजीब सा हुआ रहता है। वो अजीब का मतलब क्या है, हमारा मुंह एसिडिक हो चुका होता है। और अगर सुबह हम सो करके उठ रहे हैं, हमारा मुंह एसिडिक इन नेचर है, इसका मतलब हमारे माउथ में एसिडिटी है ना। और अगर हमारे माउथ में एसिडिटी है, यानी हमारा माउथ एसिडिक इन नेचर है, तो इसी पर तो हम बातचीत कर रहे हैं। यानी कि माउथ हमारा एसिडिक नेचर का हो गया, इसका मतलब कि अब हमारे दांतों में चारों तरफ से एसिड लग गया है। अब एक चीज और है, आप साइंस में पढ़ते होंगे बायो में, कि जो दांत होता है, डेंटल केरीज एक टॉपिक है आपके यहाँ, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि जो दांत का सबसे ऊपरी लेयर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, सेकंड लेयर थोड़ा वीक होता है, थर्ड और वीक होता है, और उसके बाद नब्स की बात होती है। तो हमने कहा कि जो अपर लेयर है वो हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो एसिड है बेटा ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव है। तो जो बैक्टीरिया ने हमारे दांत में फंसे सुगरी सब्सटेंस को खाया, बैक्टीरिया ने एसिड सेक्रीट किया, वह एसिड हमारे दांतों पर आया, फिर वो दांतों को खाया। खाने का मतलब एसिड दांत को खाता नहीं, एसिड ने दांत को कोरोड कर दिया, यानी कि हड्डियों से ज्यादा स्ट्रांग है क्या, ऊपर वाला पोर्शन दांत के। लेकिन उसके बाद भी एसिड के कांटेक्ट में आने पर उसका क्षरण होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। जब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो एसिड धीरे धीरे इंटर करने लगता है अंदर। जैसे ये दांत है, अब दांत के अंदर धीरे 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 इंटर, जैसे आप देखते हो इधर जो साइड वाला दांत है वो थोड़ा चौड़ा रहता है ना, कूचने के लिए होता है। तो उस पर मान लो खाना है, उसको खाया, वहां एसिड आया, एसिड से क्या होगा, धीरे 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 होल होने लगता है। और जब होल होना शुरू होता है तो ऊपर से बाहर से दांत वैसे बना रहता है, लेकिन अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है, होल हो जाता है।
अब जब अंदर होल हो गया तो उसी होल में धीरे 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 करके एसिड जाने लगता है। जब उस होल में एसिड जाने लगेगा तो एक समय के बाद क्या होगा, एसिड अंदर पहुंचेगा, फिर नर्व्स तक पहुंच जाता है, और नर्व्स तक पहुंचेगा तो वहां से कोरोजन स्टार्ट होगा, फिर पस यानी कि मवाद जिसे बोलते हो ऐसा कुछ बनने लगता है, और धीरे धीरे जब वो नीचे मसूड़े तक पहुंच जाता है, नर्व्स तक पहुंच जाता है, तो वहीं से डेंटल केरीज का कॉन्सेप्ट खत्म होने लग जाता है। तब जाकर के उसी को आप क्या कहते हो, दांत का कैंसर लोग बोलते हैं। यानी कि दांतों में जो कैंसर हो जाता है वो कैसे होता है, वो इसी से हो जाता है बेटा। अब देखो हमारे यहाँ के महान लोगों ने क्या सोचा। अब हमारे यहाँ के जो लोग पाए जाते हैं, भारतवासी हम होते हैं ना, तो हमारे दांत में क्या है कि जब ऊपर से चीजें खराब होना शुरू होती है, अगर हमें नॉलेज हो, केमिस्ट्री हम पढ़े हो, एसिड का कॉन्सेप्ट जानते हो, तो ऐसी समस्या ना हो। लेकिन हमारे दांत जब खराब होना शुरू करते हैं तो उसमें धीरे धीरे खाना फंसने लगता है, एसिड ज्यादा बनने लगता है, कोरोजन फास्ट हो जाता है। कोरोजन मतलब कोरोड होना फास्ट हो जाता है, और जब फास्टली कोरोड होने लगते हैं तो एसिड इंटर करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो दांत क्या हो जाता है, पोपला केवल बचता है ऊपर का, और नीचे सब अंदर खत्म हो जाता है। जब ये सिनेरियो कहीं पर भी बन रहा है कि दांत अंदर से खत्म हो रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर उसकी सफाई करता है, फिर उसमें टाइनिंग, उसमें फिर क्या करता है, फिलिंग करता है। जब फिलिंग कर देता है तो फिर फर्दर एसिड उसमें जाना बंद कर देता है। यही तो प्रोसेस है। और किसी ने अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो वो एसिड इंटर कर जाएगा और बाद में मसूड़े तक पहुंचेगा तो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी और दांत से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, बाद में दांत उखड़ जाता है। कहीं ये भी बात ठीक है। एक और तरीका ये है कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जो गांव में रखते हैं, जिनको जानकारी नहीं हो पाती इस बारे में, वो लोग क्या करते हैं, जब दांत में होल बन गया, उसमें एसिड धीरे 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 इंटर कर रहा है, तो कुछ समय के बाद वो मान लेते हैं कि इसमें कीड़े पड़ गए, कहते हैं दांत में कीड़े लग गए, और उसका ट्रीटमेंट करने वाला भी उनके आसपास मौजूद है। वो कहता है झाड़ फूंक से वो कीड़ों को निकाल देता है। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, हमारी साइंस ऐसा कुछ बताती नहीं। ठीक है, झाड़ फूंक से दांत के अंदर से कीड़े नहीं निकाले जा सकते हैं। आप इस तरह की चीजों पर भरोसा ना रखें। आप डायरेक्टली जाने कि दांत कोरोड हो रहा है। ठीक है, दांत के अंदर एसिड की वजह से धीरे 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 गैपिंग होती जा रही है और उसमें एसिड लगातार जाना शुरू कर दिया। मेन रीजन ये है, और इसमें आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो दांत इसलिए। और हाँ, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है जरा समझना। ये तो दांत कैसे कोरोड होता है, यानी दांत खत्म कैसे होता है, गिर कैसे जाता है, ये बात आपको बता रहा हूं। अब हम डिस्कस वो करने वाले हैं कि हमारे दांत अगर खराब हो रहे हैं तो इसको बचाया कैसे जाए। हम कहते हैं इसको बचाने के लिए जो सुबह आपको तमाम तरह के टूथपेस्ट आते हैं ना, कोई कोलगेट कर रहा है, कोई पेप्सोडेंट कर रहा है, कोई तमाम तरह के, पतंजलि आ गए, तमाम तरह के हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं टूथब्रश के साथ। तो जो तमाम तरह के टूथपेस्ट आप यूज करते हो, जिससे आप रगड़ रहे हो, ये क्या है, वो बेसिक नेचर का होता है। यानी जो कोलगेट आप करते हो ना बेटा, उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। हमारे माउथ के अंदर क्या है, एसिड। और जब हम कोलगेट से पूरा रगड़ करके साफ करते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। एट लास्ट हम ये देखते हैं कि हमारा माउथ जो क्लीन हो जाता है। आप प्रचार में देखिए तो एकदम आदमी उड़ने लगता है, ताजगी हवा पा जाता है ना, कुल ज्ञान की बातें। ठीक है, वो सिर्फ ये होता है कि हमारे माउथ के अंदर जो एसिड होता है वह उस कोलगेट नामक बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम फीलिंग फ्रेश। ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ना, प्रचार वाला देख करके पेप्सोडेंट खरीद लिया मान लो, लेकिन कुल जो मेन रोल है दातून करने का या कोलगेट करने का, वो सिर्फ इतना सा होता है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़िए कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं, कुछ लोग गांव में लोग ब्रश नहीं करते, कोलगेट नहीं करते, टूथपेस्ट नहीं करते, वो क्या करते, दातुन करते। तो दातुन क्या होती है, वो भी तो स्वाद में कड़वी होती है ना। तो जो दातुन करते हैं नीम की या किसी भी पौधे की करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो स्वाद में कड़वी होती है। कड़वी का मतलब आप ये कह सकते हो बिटर इन टेस्ट, और बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। तो जो दातुन करते हैं वो भी क्या है, वो भी बेस है बेटा। तो बेसिक नेचर होने की वजह से हमारा माउथ क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये एक दूसरा चीज समझ लिए। तीसरी चीज, कभी आप देखिए लोग गंगा जी स्नान के लिए आते हैं, है ना, संगम का जब मेला लग जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर लोग आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, दातुन मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी को उठाते हैं, हाथ से लगा करके दांत को साफ कर लेते हैं। कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, यहाँ तो सब चीज बहुत जादुई तरीके की है। ठीक है, जादुई कुछ नहीं बेटा।
जो मिट्टी आपने उठाकर दांतों में रगड़ ली तो मिट्टी क्या है, वह बेसिक नेचर की है, और आपके माउथ में क्या था, एसिडिक नेचर, तो एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, सॉल्ट और वाटर बन गया। आप देखिए कितना केमिस्ट्री कहां कहां नहीं है ना। आप देखिए गंगा जी में स्नान करते समय ये बताया जाता है कि आप साबुन का प्रयोग ना करें ना। साबुन से ही हम क्यों नहाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर एसिड का फॉर्मेशन होता है, टॉक्सिन बनती है, टॉक्सिन का सेक्रीशन हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं जो स्वेटिंग होती है वो एसिडिक इन नेचर की होती है। और एसिड, अगर स्वेटिंग में एसिड ज्यादा हो जाए तो फिर हमें तमाम तरह की स्किन डिजीज हो सकती है, ये भी डॉक्टर्स बताते हैं। और साथ ही साथ हमने ये कहा कि अगर हम कहते हैं हम नहाते क्यों हैं, तो हम नहाते भी तो इसीलिए हैं, जो साबुन लगाते, साबुन बेसिक नेचर का होता है, हमारे शरीर के ऊपर क्या एसिडिटी है, तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। बस कुल मिलाकर यही तो पढ़ रहे हो, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा बेटा। तो जरा आप ये कोलगेट वाला भी कहानी आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो हमारे दांत क्यों गिर जाते हैं और इसकी केरीज कैसे हो, यानी कि हम दांतों को सही तरीके से वर्क में कैसे लाएं और दांत टूटने से बचाएं, कैसे बड़ा आदमी बनेंगे दांतों के साथ, तो ये बात आपको हमने बता दी आज। तो चलिए इसी के साथ हम तीसरे नंबर पर चलते हैं, और तीसरे नंबर की बात हमारे यहाँ है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी अगर हम पौधे और जीव के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें बेटा ये है ना कि सब थ्योरेटिकल है, लिखना कुछ नहीं है, हमें बोलना ज्यादा पड़ रहा है। तो हमने कहा कि अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे डेली लाइफ में तमाम ऐसे प्लांट्स हैं, तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जहां से हमें एसिड और बेस के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम कहते हैं जनरली जो भी पौधे हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो न्यूट्रल रीजन में जनरेट किए जाते हैं, यानी कि अगर हम जैसे हमारे यहाँ जो फसल उत्पन्न की जा रही है, तमाम पौधे हम लगाते हैं। अब हम पौधे लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जनरली उसे 7 से 8 पीएच रेंज को ध्यान में रखकर पौधे लगाते हैं। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से 8 के आसपास में है तो पौधा हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। यह बात हम सोच करके पौधे को लगा दिए। इसका मतलब मिट्टी लगभग न्यूट्रल या थोड़ा सा बेसिसिटी में पाई जाती। अब हमने ये कहा कि अगर हम हमारे घर में जो खेत की मिट्टी है, अब उसमें हम पौधे को लगा दिए। अब पौधे को लगाए, लेकिन सवाल इसका हो रहा है कि वह पौधा हमारा उग नहीं रहा है, कभी पौधा उगता है थोड़ी देर में सूख जाता है, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स होती है, या हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो ऐसी केस में मृदा जांच कराई जाती है। शुद्ध शब्द में बताएं तो मिट्टी की उर्वरता चेक करने के लिए किसान सेवा केंद्र तक हम जाते हैं, या फिर मिट्टी की पीएच वैल्यू को हमें चेक कराना चाहिए। इसका मतलब जो हमारी अर्थ है, यानी जिस खेत में हम फसल को उगाना चाह रहे हैं वहां की मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिट्टी बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मिट्टी बहुत ही ज्यादा बेसिक है। तो इसका मतलब सर जो फसल उत्पन्न करते हैं किसान, उसमें भी केमिस्ट्री है? बिल्कुल जी हाँ है बेटा। तो जरा सुनना, जैसे आप देखते हो कहीं कहीं जमीन ऊसर हो जाती, बंजर हो जाती, वहां कुछ होता ही नहीं है ना। लेकिन आज के समय में लोगों ने क्या किया है, ऐसी जमीन पर भी फसल उगाना शुरू कर दिया। कैसे उगाना शुरू किया जरा समझिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ के लोग आ रहे हैं। लोगों ने क्या किया कि ऐसी कोई जमीन है तो लोग एक तरीका ये अपनाते, तो उसकी अपर लेयर को क्या करते, खोद के बाहर कर देते। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे कुछ निकले रहते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स जिसे आप कहते हैं। तो कहा यह गया कि अपर लेयर को खोद करके जेसीबी से वो बाहर फेंकवा देते हैं। एक तरीका तो ये, उतना फिट गड्ढा करा देते हैं जिससे वहां पानी इकट्ठा हो सके, और जहां की पीएच वैल्यू मिट्टी की अच्छी हो उतना नीचे तक खोद करके उसकी मिट्टी को 2 फीट 4 फीट 5 फीट क्या करते हैं, बाहर करा देते। एक तो तरीका ये हो गया पीएच का। दूसरा तरीका ये है बेटा कि जो मिट्टी हमारी खराब लग रही है उसका पहले पीएच टेस्ट कर लीजिए। जिस मिट्टी में कुछ नहीं उग रहा है इसका मतलब वह मिट्टी बहुत एसिडिक हो चुकी है। हम क्या करें, उस मिट्टी का पहले पीएच चेक कर लें। अगर वो मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई, और पीएच चेक करने के तमाम तरीके हैं, है ना, मिट्टी का सॉल्यूशन बनाइए, पानी में मिलाइए, लिटमस पेपर लगाइए तो भी पता चलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर लगाइए तो भी पता चलेगा, पीएच पेपर लगाइए तो भी पता चलेगा। और पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर लगाकर तो आप स्ट्रेंथ भी बता सकते हो कि मिट्टी की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि उसकी पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, क्या है। और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है
तो ऐसे खेत में हम क्या करें, हम उस खेत को क्या करते, चारों तरफ से पहले मेड़ बना लें। मेड़ बनाने के बाद उस खेत में चूना डाल दें, ठीक है, 2 बोरी 3 बोरी चूना ले आकर उस खेत में डाल दीजिए। डालने के बाद उस खेत को पूरा जोत दीजिए, पहले मेड़ बनाइए, उस खेत को जोतिए, फिर उसमें चूना डालिए और उसको फिर से जोत दीजिए और उसके बाद उसमें पानी भर दीजिए, पूरा मेड़ जितना आपने बनाया ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। चूना क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी खेत एसिडिक हो गया है तो उसको बेसिक बनाना है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मल रेंज में ले आना है, 7 से 8 पीएच वैल्यू की मिट्टी बनाना है, तो उसमें चूना हमें मिलाना होगा और पानी भरना पड़ेगा। एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका यह है कि अगर कभी मिट्टी बेसिक हो जाती है तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। अगर मिट्टी बहुत बेसिक हो गई है तो ऐसी केस में हम उसमें एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं। एसिडिक सब्सटेंस का मतलब जैसे खाद डालते हो, तो खाद में क्या डालते हो, जैसे आप मैन्योर जो भी आप यूज करते हो, ये कंपोस्ट वाली खाद डालते हो, ये भी क्या करते हो आप, उर्वरता बढ़ाने के लिए उसकी एसिडिक सब्सटेंस को डालते हो। आप देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस एनपीके के बारे में आपने सुना होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, इसको हम डाल देते हैं, यूरिया डालते हैं, है ना। तो ये जो सब्सटेंस हम मिला रहे हैं, इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हम मिलाते हैं तो उसकी बेसिक नेचर जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट। यानी कि हम जो खेतों में ये काम करते हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, इसमें भी बड़ा रोल है। और देखिए कभी फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा हो जाए पौधा ही निपट जाता है ना। तो उस हर चीज की एक लिमिट है, उससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी एसिडिक सॉइल को बेसिक में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया, बेसिक को एसिडिक में कन्वर्ट करने का तरीका मिला दिया। यानी कि अगर एसिडिक सॉइल है तो किसी बेस को मिलाइए, बेसिक सॉइल है तो किसी एसिड को मिलाइए और जल्दी से कन्वर्जन कराइए, फसल उगाइए, अपने घर में भंडारण बनाइए। आप देखिए इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया कि सॉइल में क्या रोल है। यानी कि हमने कहा कि पौधे के अंदर पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन प्लांट तो हमने आपको समझा दिया। अब हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन एनिमल, यानी कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उसमें पीएच का क्या रोल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको समझाएं तो हमारे यहाँ जो जानवर है उस पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सभी लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, बस हम सोशल एनिमल है, बात अलग की है, ठीक है। कभी कभी हरकतों से सोशल एनिमल की कैटेगरी में चला जाता है ना। तो अब वो तो उसकी हरकतों पर डिपेंड करता है कौन क्या कर रहा है। अब चलो देखो एनिमल्स की बात करते हैं। जैसे कुछ आपने जलीय जीव के बारे में सुना होगा जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ धरती पर रहते हैं, कुछ आसमान में रहते हैं, तमाम तरह के आप कॉन्सेप्ट सुने, कुछ बिल बना के रहते हैं। इस तरह की जो भी चीजें आपने सुनी उसी पर बात कर लेते। कहते हम जितने भी यहाँ एनिमल्स अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं सब पर पीएच का एक कोई न कोई रोल है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि पीएच का रोल प्लांट्स पर कुछ इस प्रकार से भी है, वो भी मैं बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, हमें मना किया जाता है कि पहली बारिश में मत नहाइए। क्यों? क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी वर्क हो रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, यहां से क्या होता है, यहां से गैसेज बनती हैं, वो गैस ऊपर जाती हैं। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ होती, ठंडी नीचे होती, तो गर्म हवाएं ऊपर चली जाती बेटा, और ऊपर जाकर लेयर्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है, और बाद में जब बारिश होती है तो उसके साथ वो ऑक्साइड्स रिएक्शन करके एसिड के फॉर्म में नीचे आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। जैसे NO2 गैस गई तो पानी आएगा तो वो HNO3 एसिड के रूप में नीचे आएगी। SO3 है, H2O से मिलकर H2SO4 बनाएगी। इस तरह से एसिड रेन जो बारिश पहली होती है उसमें हम एसिड रेन कहते हैं उसे, क्योंकि उसका pH वैल्यू 5.5 के आसपास में होता है, यानी उसमें एसिडिटी होती है। और उस एसिडिक रेन से नुकसान क्या हो रहा है? पहला नुकसान ये हो रहा है कि जो नहाएगा पहली बारिश में फोड़ा फुंसी फ्री में पाएगा पहली बारिश में। एक नुकसान तो ये है, जैसे कहते हैं ना, नहाओ नहीं तो फोड़े फुंसी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि स्किन जल जाएगी, स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी, खुजली खसरा जैसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं पहली बारिश में नहाने की वजह से। एक बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि अगर आप पहली बारिश में पौधे को देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं जहां पर एसिड रेन की संभावना ज्यादा होती है। ऐसी जगहों पर पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एसिड रेन का उस पर प्रभाव पड़ता है, या मुरझा जाती हैं, गिर जाती, सूख जाती, पौधे भी सूख सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है।
और एनिमल्स पे क्या प्रभाव है, और जो जल में एनिमल रहते हैं यानी जो जलीय जीव हैं जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, ये सभी जो जल में पाए जाते हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी जब पहली बारिश होती है तो किसी तालाब के पास जाइए, किसी नदी के पास जाइए, वहां की स्मेल में परिवर्तन आ जाता है, अजीब सी स्मेल आती है, वहां पर रुक पाना, खड़े हो पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहली बारिश हुई तो वो एसिड रेन है, तो एसिड रेन जब होगी तो वो कहाँ जाएगी, वो धीरे धीरे नदियों तक, वो सारा पानी बहता हुआ कहाँ जा रहा है, नदियों तक जा रहा है। और जब वो पानी नदी में जा रहा है बेटा, तो नदी में पाए जाने वाले जीव जो हैं वो उस एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि एसिडिक वाटर में वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, वो रह नहीं पाते और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिए कभी भी तालाब है, पहली बारिश जब होती है तो तालाब वालाब में कुछ मछलियां तो जो झेल जाती हैं ठीक है, जो नहीं झेल पाती वो तालाब में तैरती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि मछलियों के मरने की संभावना बढ़ रही है। इसका मतलब कि हम एनिमल्स के अंतर्गत भी ये पढ़ सकते हैं कि रोल पीएच का क्या है, यानी रोल ऑफ पीएच या कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पीएच का रोल हमारे दैनिक जीवन में क्या है और जानवरों पर किस प्रकार से पड़ा और हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ा। मुझे उम्मीद है कि ये थर्ड टॉपिक भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक छोटा सा और बात आपको बता, जैसे कुछ लोग देखते होंगे जिनके यहाँ अभी भी कुएं हैं, कुआं समझ रहे हो ना, जिससे पानी निकालने का जो प्रोसेस पहले हम लोग अपनाते थे, तो जिनके यहाँ आज भी कुआं है उनके लिए अगर हम बताएं तो उनके यहाँ कभी कभी कुएं में क्या हो जाता है बेटा, गैस बन जाती है। कुएं में गैस बन जाती है, तो गैस जब कुएं में बन गई तो ऐसी केस में अगर कभी भी कुएं में किसी काम से हमें अंदर जाना है, मान लो अभी भी किस लोगों के यहाँ पंपिंग सेट कुएं के अंदर वो पंखा पुल्ली वाला सिस्टम हो तो उसके अंदर लोग जाते हैं उसकी फिटिंग सही करने के लिए, बनाने के लिए। तो ऐसी केस में अगर उस कुएं में गैस बन गई तो हम क्या करते हैं, लालटेन जला कर देखते हैं। अगर लालटेन जलती हुई नीचे तक जा रही है तो इसका मतलब कुएं में गैस नहीं बनी है। और अगर CO2 कुएं के अंदर है तो फिर क्या होगा, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में तो बर्निंग होगी नहीं। अगर लालटेन नीचे ले गए और लालटेन बुझ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कुएं के अंदर गैस बन गई है। और अगर उस कुएं के अंदर गैस बन गई है तो उस कुएं में किसी बेसिक चीज को मिलाना होगा, यानी कि अगर वो गैस बनी तो कौन सी गैस है, CO2, और CO2 गैस बनी है तो वो CO2 एसिडिक ऑक्साइड होती है ना। तो हम उस गैस को कैसे बाहर निकालेंगे, किसी बेस को डालेंगे। अगर चूने पानी का घोल डाल दें तो हो सकता है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे रिड्यूज हो जाए, या फिर उसमें एयर पास करा दें। इस तरह के कुछ ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं जिसके माध्यम से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। किसी वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इसको अगर उसी कुएं में पानी में डाल दें तो भी क्या होता है, ये वोलेटाइल होती हैं तो वो गैस ऊपर की तरफ उठेगी और निकल सकती है। इस तरह के तमाम विषय हैं जिससे हम कुएं के अंदर पानी वाले गैस को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ये तो हो गए हमारे 3 टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप इस पीएच का कॉन्सेप्ट ये समझ गए होंगे। अब हम इससे और आगे चलते हैं और अगली बात आपको बताते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ हम ये पढ़ रहे थे। इन एनिमल्स एंड प्लांट्स भी हमने पढ़ लिया। अब हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो भगवान ने कितनी अच्छी प्रकृति की रचना बनाई हुई है, आप जरा समझें। हर किसी को भगवान ने ताकत दी है, और किस लिए ये ताकत किस लिए दी गई, अपनी सुरक्षा के लिए। यानी कि सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी से भी बच सकते हैं। तो क्या सर प्लांट्स के अंदर भी सेल्फ डिफेंस है क्या? जी हाँ। और एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर भी सेल्फ डिफेंस है। यानी कि हम स्वयं को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम डिफेंस करते हैं, हम अपने सामने आने वाले पर अटैक करते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी है और एनिमल्स के अंदर भी प्रॉपर्टी है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं हमारे यहाँ मार्केट में, जरा सुनना, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनका कांटा लग जाए तो बड़ा चुभता है ना। कहते हैं कांटा मार दिया, तो कांटा मार दिया तो भी चुभता है। तो क्यों चुभता है? ऐसा उस कांटे में क्या है जिसकी वजह से वो हमें चुभता है? यानी कि कांटा लगा, कांटा निकल गया, लेकिन उसके बाद भी कांटा जहां लगा है वहां बढ़िया जोरदार दर्द होता रहता है। उसका रीजन क्या है? ठीक है, ऐसे नेटल प्लांट एक प्लांट है हमारे यहाँ जिसका कांटा लग जाए और निकल जाए तो भी बहुत ही चुभता है, दर्द करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पौधे के अंदर भगवान ने ऐसी कोई शक्ति बनाकर रखी है
कि जिससे अगर कोई भी उससे छेड़खानी करे तो वो उसे निपटा सकता है, यानी कि वो अपने डिफेंस में कोई ना कोई कदम उठा सकता है। हाँ, ये भी बात तो है, इसी को तो सेल्फ डिफेंस कहते हैं, और ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। यानी कि भगवान ने केमिस्ट्री का बहुत बड़ा उपयोग करते हुए पौधों के अंदर भी ऐसी शक्ति दे दी कि हम सेल्फ डिफेंस आसानी से। देखो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्लांट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। एनिमल्स में हम बात कर रहे थे कि भगवान ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं। तो कैसी बनाई हैं जरा सुनना, जो बात अभी कट हो गई थी वीडियो, तो देखिए उसके आगे ही बात करेंगे। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, एक नेटल प्लांट की बात की जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इसके जो कांटे होते हैं ना, जब किसी को लग जाते हैं, नेटल प्लांट स्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं इसके कांटे अगर किसी को लग जाते हैं, स्टिंग मत देखो, नेटल प्लांट के देखो, अगर इसके कांटे किसी को चुभ जाते हैं तो दर्द करते हैं। क्यों दर्द करते हैं? क्योंकि वो एक एसिड इंजेक्ट करते हैं, और उस एसिड को क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड। और जब हम ये मेथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि उन कांटों पर मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जिसका नाम है, ठीक है। तो वो जब हमारे कभी भी चुभ जाते हैं कांटे ऐसे, तो इसमें ये एसिड की वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, इसका क्योर क्या है? इसका क्योर ये है कि अगर एसिड इंजेक्ट हो गया है तो बेस लगाइए। तो बेस लगाने में क्या लगाएंगे, अगर बेस आपको लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, जरा सोचिए। आप उस पर बेकिंग सोडा लगा दीजिए, जहां कांटा चुभा है वहां बेकिंग सोडा लगा कर रगड़ दीजिए, थोड़ा आराम हो जाएगा। यानी कि वीक बेस है, थोड़ा सा फायदा करेगा। दूसरा यह है कि कभी आपको मधुमक्खी काट ले, हनी, है ना, अगर हम कहते हैं कि हनी बी की बात करते हैं, अगर कभी भी हमें मधुमक्खी काट ले तो हम मधुमक्खी के काटने पर क्या करते हैं, यानी कि मधुमक्खी अगर काटती है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कैसे उससे बचा जाए, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि हनी बी स्टिंग की बात करें अगर ये है, तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी यही मेथनोइक एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाता है, या फॉर्मिक एसिड आप कह सकते हैं। यानी एक बात आप जान लो, ज्यादातर जो भी कीड़े मकोड़े हमें काटते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, यानी मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं। यह एक वीक एसिड होता है। जब यह हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो इसकी वजह से हमें पेन एंड इरिटेशन होता है, यानी कि जलन भी हो सकती है, दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा होता है, जैसे प्लांट स्टिंग की बात की गई, मेथनोइक एसिड, हनी बी स्टिंग की बात करी, मेथनोइक एसिड, ये एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा बिच्छू काट ले, बर्रैया काट ले, मधुमक्खी काट ले, ये जितनी भी चीजें हैं, बिच्छू, बर्रैया, मधुमक्खी, इसके काटने पर हमारे बॉडी के अंदर मेथनोइक एसिड इंजेक्ट होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है। यानी फिर से सुने, अगर हमें बिच्छू, बर्रैया, मधुमक्खी आदि काट लेते हैं, भौरा काट ले, तो इन सभी के काटने पर ये सभी हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी कि इससे निजात कैसे पाएं, तो हमें क्या करना होगा, किसी बेस को लगाना होगा। बेस में बेटा बेकिंग सोडा उस जगह पर रगड़ दो। लोहे के अंदर जो लोहा होता है वह एयर के पास रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वह एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और उस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अभी बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेटल प्लांट स्टिंग और हनी बी स्टिंग के बारे में, जहां पर हमने बताया कि इसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड का क्योर कैसे करेंगे, हम किसी बेसिक सॉल्यूशन को लगाते हैं। हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट अगर उस जगह पर रगड़ दिया जाए, ऐसी केस में वो क्या हो जाएगा, वह हमें आराम मिल जाएगा, जो पेन और इरिटेशन होता है वो बंद हो जाएगा। यानी कि हनी बी स्टिंग के बारे में हमने अभी आपको बताया, और हनी बी स्टिंग के बारे अब हम बात करने वाले हैं। ध्यान से उतर गया, इसको लगाना, लाइट कट जाती है। देखो इसके बाद बेटा लास्ट में वैस्प स्टिंग है। वैस्प स्टिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें एल्कलाइन लिक्विड पाया जाता है, और इस एल्कलाइन लिक्विड जब, यानी कि अगर वैस्प स्टिंग की बात करें तो इससे क्या होता है कि एल्कलाइन लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, और वो एल्कलाइन लिक्विड क्या करता है, वह एल्कलाइन लिक्विड जब हमारे बॉडी में जाता है तो वहां से भी पेन, इरिटेशन आदि होता है।
तो उसका क्योर कैसे हम करेंगे, यानी कि अगर हमें इसका क्योर करना है तो हम विनेगर यानी कि सिरका अगर उस जगह पर हल्का सा लगा दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस एल्कलाइन लिक्विड को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड के क्योर के लिए हमें क्या करना होगा, किसी बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको ये चीज समझा दी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये बताया कि सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ पीएच, यानी हमने कहा कि भगवान ने इस तरह से प्रकृति की चीजें भी बनाई कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके अंदर पीएच का एक बड़ा जोरदार कॉन्सेप्ट दिया और उस पीएच के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वेस्प स्टिंग का क्या केस है, हनी बी स्टिंग का क्या केस है, नेटल प्लांट स्टिंग का क्या केस है। और एक सबसे अच्छी चीज तो ये बताया हमने आपको कि अगर चाहे मधुमक्खी हो चाहे बर्रैया हो, जो लाल पीली वाली आप देखते हो ना, चाहे मधुमक्खी हो चाहे बर्रैया हो चाहे काटले बिच्छू, इन सभी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और यह फॉर्मिक एसिड ये सारे एनिमल्स हमारे क्या करते हैं, या जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं ये सभी, या भौरा काट ले कभी, तो ये सभी क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसके इंजेक्शन की वजह से पेन एंड इरिटेशन दोनों होने लगता है। उस पेन और इरिटेशन को भगाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएं या कोई बेस अदर लगा सकते हैं। जैसे कभी बिच्छू काट ले तो लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, यूरिया लगा सकते हैं लोग। बेसिक सोल्यूशन में अमोनिया तो मिलेगा नहीं, यूरिया मिल सकता है। और एक मिट्टी आती है जिसे पिडोर मिट्टी, जो पोताई के लिए यूज की जाती है, लोग उसको भी लगा सकते हैं गीला करके, इससे भी उसका असर कम किया जा सकता है। यानी किसी बेस को लगाकर हम किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन सभी ट्रीटमेंट को देख सकते हैं। जैसे लोग कभी ये काट लेता है ना तो लोहा रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं बेटा, क्योंकि लोहा जो होता है वो फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड जो होता है उस बेसिक नेचर का होता है। तो बेस लगा दिया, काटा क्या था, मधुमक्खी, तो वहां क्या गया था, एसिड इंजेक्ट हुआ था, बेस लगाया तो सही हो गया। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ जाना चाहिए। आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, यानी रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन कि इस चैप्टर की आज ये लास्ट क्लास थी और इस चैप्टर की सारी नोट्स हम इस चैप्टर की सारी नोट्स फेसबुक चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री, टेलीग्राम चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट्सएप चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री और साथ ही साथ अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर देंगे। आप हमारा फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल, साथ साथ सारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे हर तरह की सुविधाओं से आप लैस रहें। आप किसी भी सुविधा से वंचित ना रह जाएं तो ज्वाइन करें द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आज ही और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की ये क्लास समाप्त हो चुकी है। टोटल 12 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करा दिया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पर हम आगे की बात करेंगे और अगली बात हमारी क्या होगी जरा उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम बातचीत अगली करेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें। ये क्लास तो खत्म हो गई। इसके बाद एक चैप्टर, इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। यानी कि एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हम लेक्चर 13 में एक्सरसाइज पर काम करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर लेक्चर 13 में हम काम करेंगे। उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और सैंपल प्रॉब्लम का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया है। बेटा चैनल सारे अवेलेबल है, फेसबुक पर भी चैनल है अपना, यूट्यूब पर भी चैनल है, टेलीग्राम पर भी चैनल है। तो आप उन चैनल्स को ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपको हम तक बात पहुंचाने में आसान रहेगा, क्वेश्चंस डिस्कशन में आसानी रहेगी। इस तरह के तमाम चीज़ों में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ सकते हैं और सारी नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे। यानी जो चैप्टर चल रहा है इसकी नोट्स हम आपको यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नोट्स जब हम आपको यूट्यूब पर डाल देंगे तो उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। और साथ में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा अभी भी हो रही है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स समय समय पर सभी प्रॉब्लम्स का निदान करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास, ये पूरी प्लेलिस्ट समझ में आ गई होगी। एक बात और कि अगर 9 लेक्चर हमने 10 लेक्चर उधर पढ़ाए, 11-12 तक पढ़ा दिया, अभी एक्सरसाइज नहीं पढ़ाया, तो ये जो 10-12 लेक्चर आपको पढ़ाए गए, ये 10 से 12 लेक्चर की प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पे
प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर बनी मिल जाएगी, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा पोर्शन रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे भी और अच्छा करेंगे, मेहनत करिए, हम आपके साथ सदैव लगे रहेंगे और सदैव आपकी पढ़ाई को उच्चतम दर्जे तक पहुंचाने में हमारे इस YouTube चैनल का जो भी योगदान पॉसिबल हो सकता है वो हम करेंगे बेटा। बस आप मेहनत से पढ़िए। अभी शायद हमने अभी तक अपलोड नहीं की वर्कशीट्स, तो वर्कशीट भी आज जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य पर अपलोड कर दी जाएगी और आप देखते रहिए YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आज से। और खूब मेहनत करके मन लगा करके पढ़ें और साथ ही साथ अगर ये चैनल पर आज आप पहली वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आपको हर नई वीडियो के बारे में जानकारी भी मिल सके। ठीक है, एक और छोटी सी बात ये बतानी थी, कम्युनिटी पोस्ट आप देखे होंगे ना, कम्युनिटी पोस्ट पर ढेर सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, 500 प्लस क्वेश्चंस चल रहे हैं जहां पर मैक्सिमम वोटिंग भी हो रही है, तो आप उस वोटिंग का हिस्सा जरूर बने और द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के कम्युनिटी पोस्ट पर विजिट करके आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं आज से। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम बातचीत करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर की मेटल एंड नॉन मेटल की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।